आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गृह प्रवेश मुहूर्त। लोगों में काफी भ्रांतियां हैं, गृह प्रवेश कब करना चाहिए, या तो फिर अपनी सुविधा अनुसार वो कोई दिन डिसाइड कर लेते हैं। भाई उस दिन महाराज को बोलते हैं या ज्योतिषियों को बोलते हैं भाई हमारा आज गृह प्रवेश कराना है, आप अच्छा से कोई मुहूर्त निकाल के दीजिए। मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त में हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। और आज का सेशन जो हमारा टॉपिक है वो लाइव है, यूट्यूब से भी हमारे काफी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं और जुड़ते जाएंगे वो अभी। तो मैं चाहता था ये जो टॉपिक जो हमारा है अकॉर्डिंग टू हमारे क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, अष्टक वास्तु क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, मगर सब लोग को इसका फायदा मिले, सब लोग जाने कि गृह प्रवेश का मुहूर्त क्या होता है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, वो आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की, गृह प्रवेश मुहूर्त। यानी हमें नया घर जब हम बनाते हैं उसमें हमें प्रवेश कब करना है। तो नवीन ग्रह में जो भवन आपने नया बनाया है उसमें प्रवेश करने के लिए जब सूर्य उत्तरायण में हो तथा गुरु और शुक्र बलवान हो तथा महीना कौन सा हो, जो हमारे हिंदू महीने हैं ज्येष्ठ आषाढ़ जो है, तो ज्येष्ठ माघ वैशाख तथा आषाढ़, ये मासों में प्रवेश करना चाहिए। आषाढ़ में प्रवेश मध्यम फल देता है। एक मिनट, ये जरा करंट गया है यहाँ, लाइट, जस्ट मिनट। हाँ, जब तो हो सकता है। हाँ जी, पावर गया था, लाइट गया है यहाँ। हाँ चलिए हम कंटिन्यू करते हैं जितना हो सके। तो जो नवीन ग्रह है, जो नया ग्रह हमने बनाया है, उसमें प्रवेश के लिए सूर्य उत्तरायण में हो तथा गुरु और शुक्र बलवान होने चाहिए उस समय, ये जनरल मान्यताएं हैं। हाँ, फिर माघ ज्येष्ठ माघ वैशाख और आषाढ़ मास में प्रवेश करना चाहिए, ये मध्यम यानी ये जनरल सिनेरियो है। अभी कौन से मास में करना चाहिए, पहले तो हमें देखिए मास देखना चाहिए, फिर नक्षत्र है, फिर वार है, फिर तिथियां हैं, तो ये सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो हम अब देखते हैं गृह प्रवेश में मासों का विशेष फल क्या है। यदि आप नूतन गृह प्रवेश करते हो, यानी कि जो भवन आपने नया बनाया है उसमें आप पहली बार प्रवेश करते हो, तो माघ महीने में प्रवेश करने से अर्थ लाभ होता है, यानी धन लाभ होता है। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ, और यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो नोट कर सकते हैं इसे। हाँ, तो यदि आपका प्रथम बार यानी नूतन गृह प्रवेश है तो माघ महीने में प्रवेश करने से आपको धन लाभ होता है, तथा फाल्गुन में प्रवेश करने से पुत्र लाभ तथा धन लाभ होता है। फाल्गुन महीने में प्रवेश करने से, ये हम महीनों की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदू जो मास है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फाल्गुन में प्रवेश करने से पुत्र लाभ तथा धन लाभ होता है, और चैत्र में प्रवेश करने से धन हानि होती है। चैत्र मास में यदि आप गृह प्रवेश करते हो तो धन हानि होती है, तथा वैशाख में धन लाभ होता है। वैशाख में हम यदि गृह प्रवेश करते हैं तो धन धान्य का लाभ होता है, धन और धान्य दोनों, यानी घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं वैशाख महीने में यदि हम
गृह प्रवेश करते हैं तो यहां चैत्र मास जो है वो निषेध माना गया है। चैत्र मास में हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसी तरह ज्येष्ठ मास में यदि हम गृह प्रवेश करते हैं तो पशु एवं पुत्रों का लाभ होता है। उसी तरह माघशीर्ष में यानी मागसर में तथा आषाढ़ मास में प्रथम गृह प्रवेश यानी नूतन गृह प्रवेश करने से मध्यम कहा गया, यानी मध्यम फल मिलते हैं। तो ये हमने मास को देखा, हमने महीनों को देखा। अभी मान लो जैसे यहां बताया हुआ कि चैत्र मास में हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी मान लो आपने चैत्र मास में गृह प्रवेश किया आपकी सुविधा अनुसार। मान लो उस दिन, अभी हम वार की बात नहीं कर रहे, मगर जनरली हम क्या करते हैं, हमारी सुविधा अनुसार हम ब्राह्मण को बताते हैं कि सर हमें ब्राह्मण देवता हमें इस दिन आपको शुभ मुहूर्त निकाल के दीजिए। जैसे रविवार हो गया, जनरली लोग रविवार को करते हैं, शनि रविवार को, ताकि हमारे जो प्रियजन है, दोस्त लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो आ सकें। अभी आपने चैत्र मास में कुछ शुभ मुहूर्त निकाल के गृह प्रवेश किया और वो भवन यदि आपने वास्तु के अनुरूप भी बनाया है, फिर भी आपको उसका लाभ वहां नहीं मिलेगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। गृह प्रवेश का मुहूर्त बहुत ही जरूरी है, वो देख के हमें गृह प्रवेश करना है। पहली बात तो हमें मास का ध्यान रखना है, यानी महीनों को देखना है कि कौन से महीने में हमें गृह प्रवेश करना है, कौन से में नहीं करना है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश, उसमें पूजा, वास्तु पूजा का कथन है। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है, नया घर बनने पर जो पहली बार हम गृह प्रवेश करते हैं, नया घर बनने पर जो पहली बार हम गृह प्रवेश करते हैं वह अपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश कहा जाता है। एक मिनट, करंट आ गया, अभी लाइट आ गई है। तो अपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश क्या है? देखिए, गृह प्रवेश के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो अपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश किसे कहते हैं? जो नया भवन हमने बनाया है, जिस भवन में हम पहली बार गृह प्रवेश कर रहे हैं, उसे अपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश कहते हैं। इसी प्रकार आप लंबी यात्रा करके घर वापस आते हो तो उसे सपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश कहते हैं। लंबी यात्रा के बाद यदि हम गृह प्रवेश करते हैं, घर वापस आते हैं, उसे सपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश कहते हैं। और जो गृह प्रवेश अग्निभय से आदि उत्पन्न होने वाले, यानी अग्नि है या कोई भी कारणों से वो ग्रह टूट गया है, फिर हमने रिनोवेट कराया है, उसके पश्चात जब हम पुनः गृह प्रवेश करते हैं तो उसे द्वंद्व गृह प्रवेश कहते हैं। ये तीसरे प्रकार का हो गया। पहला नवीन गृह प्रवेश, जब नया घर बनता है उसमें हम प्रवेश करते हैं प्रथम बार, वो अपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश पहला। दूसरा है लंबी यात्रा के बाद जब हम घर लौटते हैं, उसे सपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश कहते हैं, वो 2 नंबर का हो गया। तीसरा नंबर है अग्नि से है, कोई भी कारणवश वो घर क्षति हुआ है, हमने उसको रिनोवेट करवाना है, फिर हम गृह प्रवेश करते हैं, ये तीसरा नंबर का है द्वंद्व गृह प्रवेश। ये 3 प्रकार के गृह प्रवेश शास्त्रोक्त बताए गए हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी नूतन गृह प्रवेश में वर्जनीय काल कौन सा है, यानी कौन से काल को हमें नहीं लेना है, वो हम देखेंगे। एक मिनट, देखो। तो यहां हमें काल शुद्धि का विचार करना है नूतन गृह प्रवेश में, यानी मास, नक्षत्र, दिन, वार, ये सब का हमें विचार विमर्श करके फिर
गृह प्रवेश करना चाहिए। जैसे कुंभ के सूर्य में फाल्गुन मास में, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, जी सर, आ रही है ना? हाँ। तो जो घर द्वंद हो, द्वंद, यहाँ पे द्वंद का अर्थ ये जिसका मालिक दो हो, एक घर के दो मालिक होते हैं ना, दोनों का नाम होता है। तो ऐसे में या जीर्ण ग्रह में, यानी जो घर टूटा फूटा हुआ था उसको आपने रिनोवेट करा के फिर से उसमें गृह प्रवेश करना है, उसमें मास दोष का वो नहीं है। मास दोष उसमें नहीं देखोगे तो चल सकता है, उसमें मास दोष नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो घर द्विंद यानी जिसके मालिक दो है या उससे भी ज्यादा है, एक घर है उसके दो दो मालिक भी हो सकते हैं ना, दो नाम हो सकते हैं उसमें रजिस्ट्री में, या फिर जीर्ण ग्रह है यानी जूना पुराना कोई मकान है उसमें आप गृह प्रवेश करते हो तो उसमें मास दोष नहीं लगता है। ये बात भी अब एक नोट कर लीजिएगा। गृह प्रवेश संबंधी हम अन्य नियम भी देखते हैं, क्या है? तो गृह आरंभ में दिन, मास, नक्षत्र एवं वार में प्रवेश किया जा सकता है, वो हमें देखना है। तो उत्तरायण में पक्के मकान में प्रवेश करना चाहिए, जो ईंट सीमेंट का बना होता है, पक्का जो आरसीसी वगैरह होता है, तो उसमें हमें प्रवेश करना चाहिए उत्तरायण में। फिर कच्चे घर में दक्षिणायन में भी प्रवेश किया जा सकता है, तथा कर्क राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि, इन तीनों में सूर्य में गृह प्रवेश या नगर प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी जब आप कुंडली बनाते हो उस समय की, गृह प्रवेश करना है उस समय की, उसमें यदि कर्क राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि में सूर्य है तो इन तीनों में से किसी में भी, तो उस समय गृह प्रवेश या नगर प्रवेश भी बाध्य है, तो शास्त्रोक्त ऐसा कहा गया है। तो इन सिचुएशन में आपको नहीं करना है। अब हम देखते हैं नक्षत्र। गृह प्रवेश के समय हमने मास देख लिए, अब हम देखते हैं गृह प्रवेश के नक्षत्र और उसका फल क्या होता है। तो गृह प्रवेश के समय मृदु नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। मृदु नक्षत्र है, उसी तरह ध्रुव नक्षत्र है, क्रूर नक्षत्र है। तो ये नक्षत्रों को अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए हुए हैं। तो मृदु नक्षत्र में कौन से आते हैं? मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, ये मृदु नक्षत्र हैं, सौम्य है। तो इन नक्षत्रों में मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा तथा ध्रुव नक्षत्र कौन से हैं? उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रोहिणी। इनमें नवीन ग्रह प्रवेश शुभ होता है, यानी जो पहली बार आप जा रहे हो उस घर में, तो इन नक्षत्रों में करना चाहिए। फिर पुष्य, स्वाति, धनिष्ठा एवं शतभिषा और साथ साथ मृदु नक्षत्र जो हमने आगे देखे, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा एवं ध्रुव नक्षत्रों में पुराने घर में प्रवेश आप कर सकते हो। जो पुराना घर आपने लिया है, मान लो उसमें आपको गृह प्रवेश करना है, तो मृदु नक्षत्र, साथ में ध्रुव नक्षत्र और पूर्व स्वाति, पुष्य, धनिष्ठा और शतभिषा में भी आप गृह प्रवेश कर सकते हो। साथ साथ में चल नक्षत्र होते हैं, जैसे कि स्वाति है, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा
ये चल नक्षत्र हो गए। फिर उग्र, उग्र में कौन से हैं? त्रिपुरा, भरणी, मगा, मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, आश्लेषा। इन नक्षत्रों में कदापि ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। उग्र नक्षत्र में यदि आप ग्रह प्रवेश करते हो तो ग्रहपति जो घर का स्वामी है उसको वो मारता है, यानी उसे मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है या उसकी मृत्यु भी वो करवाता है। कौन से नक्षत्र में? उग्र नक्षत्र में यदि हम ग्रह प्रवेश करते हैं तो। फिर दारुण नक्षत्र में पुत्र की हानि होती है। विशाखा स्त्रीनाशक होता है, जैसे कि विशाखा नक्षत्र में आपने ग्रह प्रवेश किया तो वहां स्त्री का नाश होता है। कृत्तिका में अग्निभय रहता है, छोटे मोटे अग्नि के बनाव बनते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं यदि आपने कृत्तिका नक्षत्र में ग्रह प्रवेश किया तो। ये नक्षत्र की बात हमने की। अभी मान लो आपने मास, जैसे अकॉर्डिंग हमने बताया वो मास आपने ठीक लिया, मगर नक्षत्र में यदि आपने कृत्तिका ले लिया, मानो कृत्तिका में आपने ग्रह प्रवेश किया और बार बार घर में जैसे समय बीतते गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, उस तरह से समय बीतते गया, घर में छोटी मोटी अग्नि के एक्सीडेंट होते जाएंगे। अभी आप वहां फिर वास्तु करवाएं या कोई भी उपाय करवा लें, उसका आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। तो ये नक्षत्र को हमें ध्यान में रख के चलना है, कौन से नक्षत्र में हमें ग्रह प्रवेश करना है। तो उसी तरह हम तिथियों की बात करेंगे। हमारे पास 15 तिथियां होती हैं, 1 से 15 तक, एकम, दूज, तीज, इस तरह से पूनम, पूर्णिमा। तो 15 तिथियों में से रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि यानी कौन सी होती रिक्ता? 4, 9 और 14, ये तीनों रिक्ता तिथि कही गई है, जिसे अशुभ माना गया है। तो ये 3 तिथियों में, चौथ को, नवमी को और 14 को यानी 14वीं को, इन 3 तिथियों में कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। ग्रह प्रवेश तो ठीक है नहीं करना चाहिए, इसके अलावा कोई भी शुभ काम भी हमें इन तिथियों में नहीं करना चाहिए। तो हमने ये तिथि भी देख ली। अब वार पे आते हैं, कौन से वार में नहीं करना चाहिए? तो शास्त्रोक्त बताया गया है कि शनिवार, रविवार और मंगलवार को ग्रह प्रवेश वर्जित है, ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर से आप नोट कर लीजिए, मंगलवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 3 वार जो है उसमें आपको ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोई कोई विद्वान शनिवार को शुभ मानते हैं, यानी ग्रह प्रवेश हो सकता है ऐसा मानते हैं, परंतु शनिवार के ग्रह प्रवेश में चोरी का भय रहता है। मान लो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपने शनिवार चूज किया है वार के लिए, महीना ठीक बैठता है, नक्षत्र ठीक हो गया, आपने चूज कर लिया, आपने तिथियां भी चूज कर ली, मगर वार में आपको और कोई वार नहीं मिलता है और शनिवार आता है उस दिन, तो हो सके तो अवॉइड करना है। मगर किसी कारणवश आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही है, तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। तो मगर चोरी का भय रहने की आशंका हमेशा रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अन्य मुहूर्त उपलब्ध न होने की वजह से आवश्यक हो तो आप शनिवार को गृह प्रवेश कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अब देखिए यहाँ होता क्या है, हमने मास देख लिया, शुभ मास ले लिया, शुभ नक्षत्र ले लिया, शुभ तिथि भी ले ली, मगर हम पंडित जी को क्या कहेंगे, पंडित जी रविवार को देखिए कोई अच्छा सा मुहूर्त हमारा आता हो तो हमें गृह प्रवेश करवाना है, ताकि हमारी वांछा क्या रहती है कि हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त लोग उस दिन
आ सके, क्योंकि सबको छुट्टी होती है ना संडे को, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जिसको आप बुलाना चाहते हैं वो आ सके, हमारी भावना ये रहती है। मगर होता क्या है, रविवार को यदि आपने गृह प्रवेश किया तो आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। शास्त्रों में मना किया हुआ है रविवार, शनिवार और मंगलवार को। उसके बाद उसके ऊपर आप कोई भी उपाय कर लें तो कोई काम नहीं करेगा। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं, इसका फिर कोई उपाय काम नहीं आता है। यहाँ आप फिर वास्तुविद को बुलाइए, ज्योतिषाचार्य को बुलाइए, जो भी आप करना है वहां कर सकते हो, मगर उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ उसका उपाय एक ही है, वो घर को आपको छोड़ना पड़ेगा, यही उसका एकमात्र उपाय है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। एक छोटी सी गलती भी आपको तकलीफ दे सकती है, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन से मास, कौन सा नक्षत्र और कौन सी तिथियां और कौन से वार को हमें गृह प्रवेश करना है, कौन सी वर्जित है। हम सिर्फ हमारी अनुकूलता देखते हैं कि हमें शनिवार को या रविवार को हम फ्री होते हैं, या हमारे रिश्तेदार जो भी है जिसको हमें बुलाना है वो भी फ्री होते हैं, तो हम उन्हें बुलाएंगे। मगर आप आपकी सुविधा देखते हो, यूनिवर्स की सुविधा नहीं देखते हो। यूनिवर्स या उन्होंने साफ साफ बना किया कि ये वार को आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। अभी हम उसके विरुद्ध जाते हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही, फिर उसका कोई उपाय नहीं है वहां। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। गृह प्रवेश में तिथियों का फल, तिथि जो है उसका फल क्या है। तो इसमें देखिए तिथियों को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। नंदा तिथियां यानी 1, 6 और 11, इन्हें नंदा तिथि कहते हैं। उसमें दक्षिण के द्वार वाले ग्रह में प्रवेश शुभ होता है। मान लो आपका मकान जो है उसका द्वार दक्षिण में है, आप गृह प्रवेश कर रहे हो, मान लो आपका गृह का जो मुख्य दरवाजा है वो दक्षिण में है, तो आपको 1, 6 और 11 नंदा तिथि में गृह प्रवेश करना चाहिए। ये बात खास आप ध्यान में रखिए, इतना डिटेल में शायद आपको गृह प्रवेश में मुहूर्त में न मिले। हाँ, तो जैसे दक्षिण दिशा का आपका मुख है, यानी मेन एंट्री आपकी है, और आपको गृह प्रवेश करना है, तो तिथियों में आप क्या देखोगे, 1, 6 और 11, इसे नंदा तिथियां कहते हैं। हाँ, मास चलेगा, आपने जो शुभ जो बताए हैं वो ले लिया, नक्षत्र ले लिए। अब तिथियां जो आती है उसमें आप दिशा के अनुरूप, जैसे दक्षिण दिशा में आपका मेन एंट्री से, तो आप 1, 6 और 11 चूज करें तो वो आपके लिए अति शुभ रहेगा। उसी तरह जिसका द्वार पश्चिम में है, मुख्य दरवाजा, उन्हें भद्रा तिथियां कौन सी होती है, 2, 7 और 12, ये भद्रा तिथियां होती हैं। तो पश्चिम मुख वाले को 2, 7 और 12 ये तिथियों में, भद्रा तिथि में गृह प्रवेश करना चाहिए। ये उनके लिए अति उत्तम रहेगा। उसी तरह उत्तर के द्वार वाले हैं, जिनका मुख्य द्वार उत्तर में है, उनके लिए जया तिथियां यानी 3, 8 और 13, इन तिथियों में गृह प्रवेश करना चाहिए। मैं स्लो चलूं और आपको लिखना है तो लिख पा रहे हो आप, या मैं रिपीट करूं? आप लिख पा रहे हो? मुझे कोई आंसर दे जरा। बराबर स्पीड है मेरी या स्लो चलूं? ठीक है सर, बराबर है, खाली रिपीट करो। हाँ ठीक है। ये तिथियां एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, गृह प्रवेश में तिथियों का फल, या आप हेडिंग लगा सकते हो। हाँ, और यूट्यूब में जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी, आप भी नोट करें। तो गृह प्रवेश में तिथियों का फल, तो जिसका दक्षिण मुख भवन है, दक्षिण मुखी भवन है, यानी जिसका मुख्य द्वार दक्षिण में हो, उन्हें नंदा तिथियां कौन सी होती है, 1, 6 और 11। हमारे पास 15 तिथियां है ना, एकम, 2, 3, इसमें एकम, छठ और 11,
उसमें दक्षिण मुखी वालों को प्रवेश करना चाहिए इन तिथियों में। उसी तरह पश्चिम द्वार वाले को भद्रा तिथियों में यानी 2, 7 और 12 इन तिथियों में प्रवेश करना उन लोगों के लिए शुभ होता है जिसका द्वार पश्चिम में हो। उसी तरह दक्षिण मुखी वाले भवन वाले जया तिथियां कौन सी है? 3, 8 और 13 इन तिथि में उनका गृह प्रवेश अति शुभ होता है। उसी तरह पूर्व दिशा के जिसका मुख है, जिसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है, उन्हें पूर्णा तिथियां कौन सी होती है? 5, 10 और 15। 5, 10 और 15 जिसे पूर्णा तिथियां कहते हैं। तो पूर्व दिशा वाले को इन तिथियों में गृह प्रवेश करना चाहिए, जो काफी उत्तम है उनके लिए। और रिक्ता तिथि जो है वो नहीं लेना है। 4, 9 और 14 जैसे हमने आगे देखा, बराबर है। तो ये हमने देखा, उन तिथियों को हमें नहीं लेना है। तो जिस द्वार की जो तिथि है उस दिशा के द्वार में उसी तिथि से प्रवेश करें, ये अति शुभ माना गया है। जैसे हमने चारों द्वार देखे, चारों दिशाओं के द्वार देखे और उसके तिथियां भी देखी हमने। तो जो जिसका द्वार है उस द्वार की तिथि में उसे प्रवेश करना चाहिए। देखिए, शायद हो सकता है ये नॉलेज उस पंडित को ना हो जिसके पास आप मुहूर्त निकालने गए हो, इसलिए मैंने इसे सबके लिए कॉमन रखा है। सब आ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। क्योंकि आपने मान लो वास्तु अनुरूप भवन बनाया है, काफी खर्चा करके बहुत ही अच्छा बनाया है, मगर यहां यदि गलती हो गई तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। आपने गलत तिथि में प्रवेश कर दिया। देखिए, ये दिशा के अनुरूप तिथियां शायद हो सकता है पंडित जी न जानते हो, शायद जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर यहां भी गलती होने का संभावनाएं रहती हैं। तो आप इसे समझ सके, क्योंकि आप एक वास्तुविद है, आचार्य हैं या वास्तु कंसल्टेंट है, तो आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि हमें हमारे क्लाइंट को गृह प्रवेश तक का आपको उन्हें विवरण दे देना है। आपने वास्तु अकॉर्डिंग डिजाइन बना दी, सब कुछ बना दिया, मगर उन्हें गृह प्रवेश की तिथि भी आप ही निकाल के दें। मैं ये चाहता हूं कि आप ही सब उसको करके दे, ताकि वहां उससे कोई गलती ना हो। आपने वास्तु में तो काफी मेहनत कर ली है, भवन बना दिया, सब कुछ अकॉर्डिंग टू वास्तु आपके क्लाइंट के लिए, मगर यदि उन्होंने गृह प्रवेश में यदि कोई चूक कर दी या चूक जाने अनजाने में हो गई, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है, वो किसी पंडित जी के पास जाएंगे ना मुहूर्त के लिए, तो वहां शायद कहीं चूक हो गई, तो आपने जो मेहनत की है वास्तु में, वो मेहनत सब पानी में चली जाएगी, उसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा, या जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो आप सब इसे समझ सकें, मैं चाहता हूं यहां से जो आप सीख के जाते हो, ताकि उसका 100% बेनिफिट सामने वालों को आप दे सकें। तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें। दिशा के अकॉर्डिंग मैंने आपको तिथियां निकाल के दी है यहाँ, तो आप आपके क्लाइंट को ये तिथियां दे सकते हो। आपको इसी दिन, इसी वार, इसी नक्षत्र में करना है। अन्यथा आप आपकी सुविधा देखोगे कि भाई मुझे रविवार को करना है, ताकि जो हमारी मंशा होती है कि सब लोग आ सकें, ये जो भी है हमारे विचार होते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम जिसको बुलाना चाहते हैं वो आ सके, वो रविवार को फ्री होते हैं, बराबर। तो नहीं, आपको स्ट्रिक्टली ना बोल देना है, नहीं भाई ये ऐसा नहीं होगा, आपको बुलाना है, आप बाद में बुला सकते हो, फंक्शन कर सकते हो, मगर गृह प्रवेश इसी समय, इसी नक्षत्र में होगा, इसी वार को होगा, इसी तिथि में होगा। ये आपके लिए अति उत्तम है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें, बराबर। यहां तक क्लियर है आपको एकदम? कुछ कोई प्रश्न है? मास हमने देख लिया, फिर देखना है नक्षत्र, फिर तिथियां, फिर वार।
इस तरह से हमें मुहूर्त निकालना है। और जो मुहूर्त नहीं आता है तो हमें वेट करना है, 5-15 दिन, महीना, जो भी आपको वेट करना पड़े वेट करें, मगर शुभ मुहूर्त में जाए, ताकि जिंदगी भर जिस भवन में आप जाते हो वो आपको खुशहाली दे सके, धन ऐश्वर्य दे सके, घर में सुख शांति दे सके, उस घर में आपके सारे रिलेशन अच्छे हो, वो घर धन धान्य से भरा हो। वास्तु का मतलब तो यही है ना। वो हमारे पास आते हैं एज ए वास्तु कंसल्टेंट, आप हो इसलिए आपके पास आपके पहचान वाले आते हैं, तो आपका फर्ज बनता है उसे अच्छे से अच्छा दें आप। जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है, जो भवन उन्होंने बनाया है, उसमें उन्हें खुशहाली मिले। भले उसको थोड़ा अभी इतना बनाया है तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना लेट भी जा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मगर बेस्ट में बेस्ट देने की आप कोशिश करें। ठीक है, आगे बढ़े। किसी का कोई प्रश्न है? चले, मैं सोचता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी वेल जी भाई। सर कॉमर्शियल जो एंट्री होती है उसमें भी तिथि चाहिए क्या? कॉमर्शियल? जी जी, सब में कॉमर्शियल हो, फैक्ट्री हो, घर में हो, जो भी हो। हाँ, तो यही नियम लागू पड़ेगा? सब यही नियम सब में लागू पड़ेगा, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो रेसिडेंस हो, या आपने कोई नगर निर्माण किया हो, बड़ी सोसाइटी बनाई है, वहां पर भी सब जगह एक ही यही नियम लागू पड़ेगा आपको। ओके सर। ठीक है, बढ़े आगे। अभी हम देखेंगे जो घर का स्वामी होता है तो उसका कुंडली आपको लेना है, फिर उसको देखना है। हाँ, तो जन्म लग्न, देखिए शब्द को आप समझते जाइए। जन्म लग्न से प्रवेश लग्न, यानी जब आप प्रवेश करने जा रहे हो घर में, जो आपने समय दिया हुआ है उस समय की आपको कुंडली बनानी है। तो जन्म लग्न से प्रवेश लग्न, यानी जन्म कुंडली होगी एक, तो जो घर स्वामी है उसकी, उसमें हमें लग्न देखना है। फिर जिस समय आप गृह प्रवेश करते हो उस समय की आपको कुंडली बनानी है और उसमें लग्न देखना है। और जन्म राशि से प्रवेश राशि, जन्म राशि से प्रवेश राशि, उसका फल क्या होता है वो हम देखेंगे। तो जन्म लग्न से गृह प्रवेश की जो लग्न है वो किस भाव में है, तथा जन्म की चंद्र राशि, जन्म समय की, यानी हमारी जो राशि चार्ट हमारा होता है, यानी ग्रह स्वामी का, वो राशि चार्ट में जो चंद्र राशि होती है वो, और ग्रह प्रवेश की जो आपने कुंडली बनाई है उसकी चंद्र राशि का फल क्या होता है वो हम देखेंगे। बराबर है, समझ में आया? घर मालिक की कुंडली बनाई आपने, उसकी तो लग्न कुंडली आपने देखनी है, उसमें देखना है कि चंद्र राशि और गृह प्रवेश के समय जो कुंडली बनाई आपने कुंडली, उसमें जो चंद्र राशि है उसको हमें देखना है, उसका फल क्या है वो हम आगे देखेंगे। नंबर 1 पे है, यदि जो जन्म लग्न यानी जन्म समय की जो कुंडली है उसमें जो लग्न है वही गृह प्रवेश की भी हो, दोनों की सेम हो। यदि जो जन्म लग्न हो वही गृह प्रवेश की भी लग्न हो, तथा जो जन्म राशि हो वही गृह प्रवेश की भी राशि हो, तो वो व्याधि नाश करने वाली होती है। व्याधि यानी पीड़ा, यानी जन्म लग्न और प्रवेश समय की जो कुंडली बनाई वो दोनों में लग्न सेम हो, चंद्र राशि भी सेम हो, दोनों एक ही हो, तो वो व्याधि नाश करने वाली होती है। उसी तरह जन्म राशि लग्न, जन्म राशि लग्न से गृह प्रवेश राशि लग्न यदि द्वितीय राशि में हो
तो धन नाशक भी होती है, धन का वो नाश करती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप समझ लीजिएगा। जन्म राशि लग्न, जन्म राशि लग्न से ग्रह प्रवेश, हमने जो कुंडली बनाई है उसका राशि लग्न यदि द्वितीय राशि में हो तो धन का नाश भी होता है। उसी तरह जन्म राशि लग्न से प्रवेश राशि लग्न, यानी वो कुंडली जो हमने प्रवेश के समय बनाई है, तीसरे में हो तो धनदायक होती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जन्म राशि लग्न से, यानी आपकी जन्म कुंडली से प्रवेश राशि लग्न, प्रवेश कुंडली बनाई हमने जब, वो राशि लग्न तीसरे भाव में हो तो धनदायक होती है। उसी तरह जन्म राशि लग्न से, जन्म राशि लग्न से ग्रह प्रवेश की राशि लग्न चौथे भाव में होने पर बंधु नाशक होती है। रिपीट करता हूं मैं फिर से एक बार, जन्म राशि लग्न से ग्रह प्रवेश की राशि लग्न चौथी होने पर, यानी चौथे होने पर बंधु नाशक होती है। उसी तरह आगे हम देखेंगे, पांचवा पॉइंट है ये, जन्म राशि लग्न से पांचवी राशि लग्न हो तो पुत्र नाशक होती है। जन्म राशि लग्न से, रिपीट करता हूं मैं, जन्म राशि लग्न से, यानी हमारी जन्म पत्रिका से ग्रह प्रवेश की जो पत्रिका हमने बनाई है उसमें पांचवी हो तो वो पुत्र नाशक होती है। और छठी होने पर शत्रु नाशक होती है, यानी छठे भाव में होने पर वो शत्रु नाशक होती है। जन्म राशि, आगे का पॉइंट है ये, जन्म राशि से, जन्म राशि लग्न से प्रवेश राशि लग्न सातवें हो तो स्त्री को नष्ट करती है। उसी तरह जन्म राशि लग्न से आठवीं राशि लग्न यदि ग्रह प्रवेश की है, ग्रह प्रवेश की जो राशि लग्न है वो आठवीं है तो प्राण नाशक होती है वो। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, जन्म राशि लग्न से ग्रह प्रवेश राशि लग्न आठवीं हो तो प्राण नाशक होती है। इसी तरह 9 नंबर में हम आगे के हम पॉइंट में लेते हैं। 9वां पॉइंट जो है हमारा, जन्म राशि लग्न से ग्रह प्रवेश की राशि लग्न 9वीं होने पर पिटकप्रद, यानी तिजोरी में रखे हुए धन, तिजोरी में रखे हुए धन को देती है वो। रिपीट करता हूं मैं, आराम से लिखिए, जन्म राशि लग्न से ग्रह प्रवेश की राशि लग्न 9वीं होने पर पिटकप्रद यानी तिजोरी में रखे हुए धन, जो तिजोरी में धन रखा हुआ है वो देती है। फिर आगे का एक पॉइंट आप लिखिए, जन्म राशि लग्न से ग्रह प्रवेश राशि लग्न 10वीं हो तो वो सिद्धिदायक होती है।
जन्म राशि लग्न से ग्रह प्रवेश राशि लग्न 10वीं हो तो वो सिद्धिदायक होती है। उसी तरह जब कर्ता की यानी जो ग्रह स्वामी है जन्म राशि लग्न से ग्रह प्रवेश की जो राशि लग्न है वो 11वीं हो तो धनदायक होती है, वो उसे शुभ कहा गया है, धनदायक होती है वो, तथा 12वीं होने पर भयकारक होती है। जन्म की राशि या लग्न से ग्रह प्रवेश की राशि या लग्न 12वीं हो तो भयकारक होती है वो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रह प्रवेश में लग्न शुद्धि। लग्न शुद्धि यानी जो लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो उसमें ग्रह प्रवेश करना चाहिए। यानी जिस समय आप ग्रह प्रवेश करते हो उस समय की आपको कुंडली बनानी है, तो उसमें लग्न जो पहला भाव है उस वो यदि शुभ है यानी उसमें शुभ ग्रह बैठे हो तो उस समय ग्रह प्रवेश करना चाहिए। और यदि क्रूर ग्रह यानी पाप ग्रह बैठे हुए हो तो उस समय ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, ये लग्न को आप देखिए, उस समय की आपने कुंडली बनाई ना आपने उस समय, तो उस समय की कुंडली में आप देखिए क्या उसका लग्न शुभ है या उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप ग्रह प्रवेश कीजिए। यदि उसमें क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बैठे हैं तो उस समय ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। जी, किसी का कोई प्रश्न था? किसी का प्रश्न है कोई? आगे बढ़े। अभी ग्रह प्रवेश में चर लग्न का फल क्या होता है वो हम देखते हैं। आपने देखा चर राशि, स्थिर राशि, द्विल राशि। हाँ, तो चर लग्न में ग्रह प्रवेश में क्या फल होता है वो हम देखेंगे। आप ग्रह प्रवेश में चर लग्नों का फल, ये आप टॉपिक डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं। ग्रह प्रवेश में चर यानी मूवेबल, चर मूवेबल लग्न जो होता है उसका क्या फल होता है वो हम देखेंगे। यदि ग्रह प्रवेश मेष लग्न में हो तो ग्रह स्वामी को निरंतर यात्रा करनी पड़ती है। मेष राशि चर राशि है ना, मूवेबल राशि है ना, तो जो मूवेबल राशि यदि लग्न में है तो ग्रह स्वामी को हमेशा यात्राएं करनी रहेगी, निरंतर वो यात्राएं करते रहेगा। समझ में आया? तो चर राशि में चर राशि यदि लग्न में हो तो ग्रह स्वामी को निरंतर यात्रा करनी पड़ती है। यदि कर्क लग्न में ग्रह प्रवेश हो तो हानि होती है। कर्क लग्न में ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो वहां आपको हानि होगी, नुकसानी होगी। तो कर्क लग्न में ग्रह प्रवेश वर्जित माना गया है, नुकसानदेह है। उसी तरह यदि तुला लग्न में आपने ग्रह प्रवेश के समय जो कुंडली बनाई है उसमें लग्न में यानी पहले भाव में तुला राशि है तो व्याधि होती है, यानी परेशानियां आपकी बढ़ जाएगी। तो तुला लग्न में ग्रह प्रवेश हो तो व्याधि होती है, यानी तकलीफें बढ़ती हैं। तो तुला लग्न वर्जित है, उसमें आपको ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसी तरह यदि मकर लग्न में ग्रह प्रवेश हो तो धान्य नाश होता है। यदि मकर लग्न में ग्रह प्रवेश हो तो धान्य नाश होता है। तो यही फल जो है चर राशियों के होता है इसमें।
चर राशि में ये फल यानी ये नुकसानी होती है। अतः चर लग्न एवं चर लग्न में ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रोक्त मान्यता है। कई कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है प्रैक्टिकली कि चर लग्न में ग्रह प्रवेश करने से, मूवेबल साइन है ना, तो आपको वो घर छोड़ के बार बार दूसरे घर में जाना पड़ता है, या उस घर में आप रह नहीं सकते हो। आपको आपने अपने लिए वो घर बनाया है, मगर उसमें से निकल के आपको किसी और को रेंट पे देना पड़ता है, वो भाड़े पे देना पड़ता है। आप और कहीं चले गए, फिर घर बदलते रहे, इस तरह से वाक्यात भी होते हैं चर लग्न में यदि ग्रह प्रवेश आपने किया तो। क्लियर, समझ में आया? तो हमें चर लग्न में ग्रह प्रवेश नहीं करना है, यह बात हमें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े। अभी वास्तु पूजा के भी नक्षत्र होते हैं। वास्तु पूजा हमें कब करनी है, कौन से नक्षत्र में करनी है, वो हम देखेंगे। तो वास्तु पूजा के लिए जो नक्षत्र है वो चित्रा, अब लिखते जाइए, मैं धीरे धीरे चलता हूं। तो पहला नक्षत्र है चित्रा, शतभिषा, स्वाति, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, मूल, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, धनिष्ठा, अश्विनी, मृगशिरा, अनुराधा, इन नक्षत्र में जो वास्तु पूजन करता है, इन नक्षत्र में जो वास्तु पूजा करता है उस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, शास्त्रों में कहा गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं उन नक्षत्रों को जिसमें वास्तु पूजा करनी चाहिए, आप एक बार चेक कर लें। चित्रा, शतभिषा, स्वाति, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, मूल, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, धनिष्ठा, अश्विनी, मृगशिरा और अनुराधा, इन नक्षत्र में वास्तु पूजा करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बराबर। अब हम देखेंगे कि जब आप ग्रह प्रवेश की कुंडली बनाते हो ना, ग्रह प्रवेश के समय में आपको कुंडली बनानी है, तो उसमें आपको देखना है जब शुभ ग्रह जो है वो केंद्र में हो, केंद्र यानी 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण में हो, त्रिकोण यानी 1, 5, 9। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ग्रह प्रवेश के समय की जो आपने कुंडली बनाई उस समय शुभ ग्रह केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 में,
तथा त्रिकोण में हो, त्रिकोण यानी 1, 5 और 9वें भाव में सॉरी, तथा द्विस्वभाव लग्न वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन में से कोई भी लग्न हो, द्विस्वभाव लग्न, स्थिर या द्विस्वभाव लग्न हो, तथा पापग्रह जो है वो द्वितीय, पंचम, नवम तथा अष्टम भाव को छोड़कर अन्य भावों में हो, तब ग्रह प्रवेश करना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब आपने कुंडली बना ली ग्रह प्रवेश की, उसमें 1, 4, 7, 10 यानी केंद्र हो गया वो, और त्रिकोण 1, 5, 9 में शुभ ग्रह होने चाहिए, और जो लग्न है वो स्थिर या द्विस्वभाव होना चाहिए, यानी वृश्चिक लग्न हो या मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ या मीन, ये लग्न होने चाहिए। और साथ साथ में जो पापी ग्रह जो है वो द्वितीय भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 8वें भाव को छोड़ के होने चाहिए, उसमें नहीं होने चाहिए। मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ, कुंडली के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि मैं आपको कुंडली में दिखाता हूँ। देखिए, केंद्र में त्रिकोण में शुभ ग्रह होने चाहिए, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक मिनट, ये स्क्रीन विजिबल है आपको? एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है आपको? कोई बताए जरा वीडियो ऑन करके, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? नहीं नहीं दिख रहा है? हाँ अभी है, दिख रहा है ना? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ जी, देखिए उसमें ये कुंडली है, उसमें लग्न, इसमें मध्य, ये देखिए, एक केंद्र यानी 1, 4, 7 और 10, हाँ ये केंद्र हो गया, इसमें शुभ ग्रह होने चाहिए। और त्रिकोण यानी 1, 5 और 9 में भी शुभ ग्रह होने चाहिए, बराबर है। और यहाँ पर जो है पाप रहित, यानी दूसरे में, 5वें भाव में, 8वें में और 9वें में पापी ग्रह नहीं होने चाहिए, बाकी कहीं पर भी पापी ग्रह चल सकते हैं। तो ऐसे में ये उत्तम कहा गया है, ऐसे में आप गृह प्रवेश कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये? अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ग्रह प्रवेश के समय कौन से नक्षत्र जो है वो निषेध है, कौन से नक्षत्र में हमें ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो हम देखते हैं। तो जो नक्षत्र किसी क्रूर ग्रह से युक्त हो, जो नक्षत्र किसी क्रूर ग्रह से युक्त हो, उस नक्षत्र को गृह प्रवेश में त्याग देना चाहिए। प्लीज म्यूट करें, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जो नक्षत्र
किसी क्रूर ग्रह से युक्त हो, उस नक्षत्र को ग्रह प्रवेश में त्याग देना चाहिए। यानी जिस समय क्रूर ग्रह उस नक्षत्र में बैठा हुआ हो तो उसे त्याग देना चाहिए। दूसरा, जिस नक्षत्र में जन्म नक्षत्र से, आपको ये देखिए, जन्म नक्षत्र से दशम नक्षत्र कर्म नक्षत्र होता है, कर्म नक्षत्र होता है वो। जन्म नक्षत्र से 10वां जो भी नक्षत्र होता है वो कर्म नक्षत्र होता है, और जन्म से 16वां संख्या वाला जो नक्षत्र होता है वो संगात नक्षत्र होता है, और जन्म नक्षत्र से 18वां नक्षत्र समुदाय नक्षत्र, 23वां वैनाशिक तथा 25वां नक्षत्र मानस होता है। अतः जिस समय आप, यानी जिस समय कर्ता यानी ग्रह स्वामी के जन्म नक्षत्र में प्रवेश नक्षत्र 10वां, 16वां, 18वां, 23वां अथवा 25वां हो तो उस नक्षत्र को भी ग्रह प्रवेश कर्म में त्याग देना चाहिए, यानी उस समय ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। समझ में आया आपको? जन्म नक्षत्र से जो करता है, जो ग्रह स्वामी है, उसका जन्म नक्षत्र जो है, कोई तो एक नक्षत्र होगा ना उसका जन्म समय का, उस नक्षत्र से 10वां, 16वां, 18वां, 23वां या 25वां हो तो उस नक्षत्र में ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। समझ में आया आपको? आगे बढ़े। तो ये नक्षत्र हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि हर एक इंसान का वो अलग अलग होगा नक्षत्र। जन्म नक्षत्र तो अलग अलग होगा ना, मेरा अलग है, आपका अलग है। तो आपका है मानो, तो आपसे जन्म समय का जो आपका नक्षत्र है उससे 10वां नक्षत्र कौन सा आता है वो देखिए आप, 16वां, 18वां, 23वां और 25वां, ये नक्षत्र का आप नोट कर लीजिए। फिर जो आपने कुंडली बनाई है उस समय की ग्रह प्रवेश में, उसमें देखिए कौन सा नक्षत्र है, इनमें से कोई नहीं है ना। यदि आता है तो उस दिन आप ग्रह प्रवेश न करें। उसी तरह ग्रह स्वामी की आप कुंडली ले सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं उनका नक्षत्र कौन सा है, उससे 10वां, 16वां, 18वां, 23वां और 25वां नक्षत्र यदि आता है उस दिन, तो उस दिन ग्रह प्रवेश न करें। क्लियर? समझ में आया? ये नियम समझ में आया आपको? कौन सा नक्षत्र निषेध है, नहीं लेना है हमें। आगे बढ़े। अब हम देखते हैं ग्रह प्रवेश में सौख्यप्रद योग कौन से होते हैं। तो जिस प्रवेश लग्न कुंडली में लग्न उच्च का हो, जिस समय की आपने कुंडली बनाई है ग्रह प्रवेश के समय, उसमें लग्न उच्च का गुरु हो, उसमें कर्क लग्न में बैठा हो, अथवा उच्च का शुक्र हो चतुर्थ भाव में, तो ऐसे योग में ग्रह प्रवेश करने पर ग्रह सदैव सौख्य युक्त रहता है, यानी सुख शांति और समृद्धि से भरा रहता है। फिर से एक बार मैं योग की बता रहा हूं। मैं योग किस तरह का होना चाहिए। जिस समय आपने ग्रह प्रवेश के समय कुंडली बनाई, उस समय लग्न में यानी पहले भाव में गुरु उच्च का हो, तथा या अथवा उच्च का शुक्र हो जो चतुर्थ भाव में बैठा हो। ऐसी स्थिति हो तो ऐसे योग में ग्रह प्रवेश करने पर घर में सदैव सुख शांति रहती है, ऐश्वर्य रहता है। ये जो योग है वो सौख्य युक्त योग कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, दो योग इस तरह से होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कर्क लग्न में पहला योग जो है, कर्क लग्न में गुरु, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कुंडली के माध्यम से ही, ताकि आप अच्छी तरह उसे समझ पाए। पहला योग जो होता है वो आपने कुंडली बना ली, कर्क लग्न है, उसमें गुरु है उच्च का,
तो ये योग जो है अति उत्तम माना गया है। तो ये कर्क राशि में गुरु उच्च का होने से ये अति उत्तम यानी शुभ फल देता है। मगर यह देखिए कर्क लग्न है तो चर हो गया ना, वो चर, तो यहां चर लग्न का दोष समाप्त हो जाएगा। इसमें ये जो गुरु बैठा है लग्न में, उसकी वजह से ये जो चर लग्न का जो इफेक्ट था वो नहीं रहेगा, वो दोष जो है वो यहाँ समाप्त हो जाएगा। देखिए हमने आगे बात की थी ना कि चर लग्न में ग्रह प्रवेश नहीं करना है, मगर इस कंडीशन में यदि गुरु उच्च का होकर लग्न में बैठा हो तो आप चर लग्न में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यह गुरु अपने उच्च राशि में होने से अति शुभ फल देगा और चर लग्न का दोष को भी वो समाप्त कर देगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, गुरु यदि उच्च का है तो चर लग्न में भी आप ग्रह प्रवेश कर सकते हो। और दूसरा सिनेरियो हमारा क्या था कि शुक्र, दूसरा योग हमारा ये था कि धनु लग्न हो, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, विजिबल है ना। तो दूसरा हमारा योग ये था कि धनु लग्न हो और चतुर्थ भाव में मीन राशि आएगी। धनु लग्न है तो उसमें शुक्र उच्च का होगा, साथ ही वह दिग्बली भी होगा, इसलिए वो विशेष फल देगा। तथा इस घर में, इस भवन में दूध, दही, मट्ठा, घी, फल, मेवा आदि की संपन्नता हमेशा रहेगी, यानी सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। ये हमारा दूसरा योग है। धनु लग्न हो तो चौथे भाव में मीन राशि आएगी, वहां शुक्र है बैठा है चतुर्थ भाव में, तो वो अति उत्तम फल देगा, वो दिग्बली बनेगा वहां। तो उस घर में धन, धान्य, दूध, दही की संपन्नता रहेगी। ये एक योग है। अब हम दूसरे एक योग की बात करते हैं कि प्रवेश में संपदादायक ग्रह का योग क्या होता है, यानी सुख समृद्धि का योग। यदि सूर्य उच्च का होके लग्न में हो, यहाँ देखिए ये दिख रहा है आपको, यहाँ ये कुंडली है, सूर्य लग्न में है उच्च का, तथा गुरु उच्च का होकर चतुर्थ में हो, तो इस योग में प्रवेश करने पर ग्रह में संपदा रहती है, हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य रहता है। ऐसे योग में ये योग अति उत्तम माना गया है। संपदादायक योग इसे कहते हैं। यदि सूर्य उच्च का होके पहले भाव में लग्न में बैठा हो और साथ ही गुरु उच्च का होके चतुर्थ भाव में हो, तो इस योग में प्रवेश करने से, ग्रह प्रवेश करने से घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहती है। यह हमेशा शुभ कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए लग्न मेष है, ये लग्न मेष है ना, वो चर है, तो यहां भी चर लग्न का दोष समाप्त हो जाता है। ये चर लग्न का दोष नहीं रहेगा। समझ में आया आपको? क्योंकि यहाँ सूर्य भी उच्च का है और गुरु भी उच्च का है, तो ये दोनों शुभ फल, अति शुभ फल देंगे यहाँ, और यहाँ चर लग्न का दोष समाप्त हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब हम आगे देखते हैं शत्रु विनाशक योग। यदि ग्रह प्रवेश समय आपने जो कुंडली बनाई है उसमें गुरु लग्न में हो और शुक्र सप्तम भाव में हो तथा शनि 11वें भाव में हो, तो यह शत्रु नाशक योग बनता है। यदि ग्रह प्रवेश समय जो कुंडली बनाई आपने उसमें गुरु लग्न में हो, शुक्र सप्तम भाव में हो और शनि 11वें भाव में हो, तो यह शत्रु नाशकर योग होता है, यानी शत्रु नाशक योग बनता है। इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक योग की ओर, ऐश्वर्यप्रद योग।
यदि गुरु तथा शुक्र चतुर्थ भाव में हो, गुरु और शुक्र चतुर्थ भाव में हो तथा सूर्य एवं मंगल 11वें भाव में हो, तो इस योग में ग्रह प्रवेश ऐश्वर्य देता है। चतुर्थ भाव जो है वो शिव का स्थान होने से उसे शिवक भी कहते हैं, चतुर्थ भाव को शिवक भी कहते हैं, वो जल का स्थल है। तो ये योग जो है ये भी अति उत्तम कहा गया है। जिस समय ग्रह प्रवेश किया आपने, उस समय आपने कुंडली बनाई, उसमें यदि गुरु तथा शुक्र चतुर्थ भाव में हो तथा सूर्य और मंगल 11वें भाव में हो, सूर्य एवं मंगल, सूर्य या मंगल चतुर्थ भाव 11वें भाव में हो, तो इस योग में ग्रह प्रवेश करने से ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। हमेशा घर में ऐश्वर्य बना रहता है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? अभी शुभ ग्रह की जो स्थिति है वो भी हम देखेंगे। यहाँ यदि शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध। इन चारों शुभ ग्रहों में से एक भी ग्रह अपनी स्वराशि में हो, अपनी स्वराशि उच्च राशि का होकर लग्न में अथवा चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो ग्रह प्रवेश सुखदायक होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप नोट कर लें। यदि शुभ ग्रह, यानी शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध। इन चारों में से कोई एक भी ग्रह स्वराशि में हो, उच्च राशि का होके लग्न में बैठा हो अथवा चतुर्थ भाव में हो, तो ऐसे समय में, ऐसे योग में ग्रह प्रवेश करना अति सुखदायक माना गया है, अति शुभ है वो। उसी तरह यदि अभी देखिए यहां आप देख लीजिए, यदि ऊपर हमने अभी जो चर्चा की, जो शुभ ग्रहों की बात की, अभी शुभ योग की बात की, शुभ ग्रह, अभी कितने हमने शुभ ग्रह की बात की, योग जितने बने हैं शुभ, उसमें से कोई एक या अधिक योग भले ही बनता हो, परंतु उनके साथ यदि चंद्रमा अष्टम भाव में है तो वे ग्रह प्रवेश के शुभ योग इसी कारण से नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि बिजली गिरने से कोई वृक्ष जो होता है, जो पेड़ होता है, वो नष्ट होता है, उसी तरह हमने जो ऊपर अभी हमने चर्चा की जो शुभ योगों की, वो सारे योग या उसमें से कोई एक योग बनता हो उस समय, मगर चंद्रमा अष्टमेश है, तो वो योग जो है एक से एक हो या अधिक हो, वो सारे योग जो है वो नष्ट हो जाएंगे, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो चंद्रमा अष्टमेश हो तो ग्रह प्रवेश न करें, ठीक है। उसी तरह भार्या नाशक योग भी बनता है। यदि चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में या किसी में बैठा हो, किसी में से, अथवा लग्न में बैठा हो, तो ग्रह प्रवेश के 1 वर्ष के उपरांत, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण है ये, ताकि हम इन सब बातों को अनदेखा कर लेते हैं, फिर हमें जो दिक्कतें आती है हम उसको वास्तु में ढूंढते हैं, फिर या हमारी कुंडलियों में दोषों में हम ढूंढते हैं, मगर यहाँ जो हमने गलतियां कर दी हैं वो हमें फिर उस समय नहीं दिखाई देगी। इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, उसको फिर अप्लाई करना है आपको उसमें। तो यदि क्षीण चंद्रमा छठे, 12वें या 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, या इसमें किसी एक में बैठा हो, अथवा लग्न में बैठा हो, तो ग्रह प्रवेश के 1 वर्ष के उपरांत भार्या का नाश होता है। यदि लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो
उस समय यदि लग्न में कोई शुभ ग्रह साथ में बैठा हो तो 3 वर्ष के उपरांत भार्या का नष्ट होता है। समझ में आया आपको? उस समय यदि आपने गृह प्रवेश कर लिया तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। शायद इसकी ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया या हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। तो ये बात को आप ध्यान रखें कि चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा यदि अष्टम छठे भाव में हो, 8वें में हो, 12वें में हो या लग्न में हो तो ऐसे समय में हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो वहां भार्या का नाश होता है। 1 साल में उसकी मृत्यु होती है। यदि शुभ लग्न में कोई शुभ ग्रह भी साथ में बैठा है तो 2 साल उसको और मिल जाएंगे, लेकिन तीसरे साल या 3 साल के बाद उसकी मृत्यु होती है, वो नष्ट होता है, भार्या वो नष्ट होता है। हाँ, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो उसी तरह प्रवेश लग्न से यदि आपने जो कुंडली बनाई है गृह प्रवेश के समय, उसके अष्टम में क्रूर ग्रह का प्रभाव क्या होता है। वहां से लग्न से अष्टम भाव में क्रूर ग्रह है तो उसका प्रभाव क्या है वो हम देखेंगे। यदि गृह प्रवेश की लग्न से अष्टम भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठा हो तो गृह प्रवेश कर्ता की 1 वर्ष उपरांत मृत्यु हो जाती है। समझ में आया आप कितनी बड़ी बात है ये। यदि गृह प्रवेश के समय लग्न से 8वें भाव में, यानी 8वें भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा है और आपने उस समय गृह प्रवेश कर लिया तो 1 वर्ष के उपरांत जो ग्रह मालिक होता है, जो ग्रह स्वामी होता है, जो करता है उस घर का, उसकी मृत्यु होती है। और यदि अष्टम पाप ग्रह शुभ राशि में हो तो उसकी मृत्यु 8 वर्ष में होती है। तो थोड़ा एक्सटेंशन मिल गया उनको वहां। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। हो सकता आप रखते भी हो, मगर मेरा कर्तव्य यहाँ है आपको गृह प्रवेश के समय जो हम मुहूर्त देखते हैं उसमें हमें बारीकाई से देखना है। इसलिए इस टॉपिक को हमने इतना डिटेल में लिया हुआ है ताकि हमने आगे वास्तु के सारे फंडामेंटल जो भी है वो हमने अप्लाई किए हैं उस घर बनाने में। मान लो आपने वास्तु के अनुरूप भवन बनाया, उस प्लॉट की एनर्जी लेवल भी आपने चेक किया, आकार को चेक किया, परीक्षाएं ली उस प्लॉट की, आपने नगर दोष भी देख लिया, आपने ग्रह की राशि भी देख ली। सब कुछ करने के बाद यदि ग्रह प्रवेश गलत समय में हो जाता है तो उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलता है। तो गृह प्रवेश में हमें काफी सावधानी रखनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। गृह प्रवेश में वामार्क विचार क्या होते हैं वो हम देखेंगे। यदि गृह प्रवेश के समय लग्न से सूर्य, जो कुंडली आपने बनाई है गृह प्रवेश के समय, उस कुंडली में लग्न से यदि सूर्य 8, 9, 10, 11, 12 स्थानों में किसी में भी हो तो पूर्व द्वार वाले ग्रह में प्रवेश करना शुभ होता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं। गृह प्रवेश कालीन लग्न से, यानी जो गृह प्रवेश के समय में आपने जो कुंडली बनाई है उसमें लग्न से सूर्य यदि 8, 9, 10, 11, 12 भाव में है तो पूर्व की जिसकी एंट्री है, पूर्व द्वार वाले, उनके ये शुभ है। ये बराबर है, समझ गए आप। और यदि सूर्य 5, 6, 7, 8 और 9
लग्न से हो तो दक्षिण द्वार वाले के लिए ये शुभ है। यहाँ पे लग्न से यदि सूर्य 5, 6, 7, 8 और 9 स्थानों में, 9वें भाव में है, तो वो दक्षिण द्वार वाले के लिए ग्रह प्रवेश शुभ माना गया है। उसी तरह लग्न से यानी प्रवेश कालीन कुंडली की लग्न से यदि सूर्य 2, 3, 4, 5 और 6ठे भाव में है, 6ठे स्थान में है, तो पश्चिम द्वार वाले के लिए ये शुभ है। जिसका द्वार पश्चिम में है तो वो ग्रह प्रवेश उनके लिए शुभ है। मैं रिपीट करता हूं फिर से, प्रवेश कालीन लग्न से सूर्य यदि दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें या 6ठे भाव में है तो पश्चिम द्वार वाले के लिए ग्रह प्रवेश शुभ माना गया है। उसी तरह यदि प्रवेश कालीन लग्न से सूर्य 2, 3, 9, 11, 12 इन 5 में से किसी में भी सूर्य हो तो उत्तर द्वार वाले के लिए शुभ माना गया है। इसे ही वामार्क या वामर विक कहा जाता है। वामर विचार इसे ही कहा जाता है कि लग्न से कुंडली, लग्न से हमें देखना है सूर्य कौन से स्थान पे है, तो आपका द्वार किस दिशा में है, उस दिशा के हिसाब से आपको ये लग्न से सूर्य की स्थिति को ज्ञात करके लेना है। यानी ग्रह प्रवेश के समय आपने जो कुंडली बनाई है उस कुंडली में लग्न से सूर्य कौन से भाव में आ रहा है वो आप देखिए, और आपका मुख्य द्वार किस दिशा में है वो आप देखिए। उसमें फिर आप सूर्य को आप पसंद कर सकते हैं, सूर्य को आप चॉइस कर सकते हैं। समझ में आया? ये वामार्क विचार इसे ही कहते हैं, या इसे वाम रविक विचार कहा, वामारिक विचार कहा गया है, वामार्क विचार कहा गया है शास्त्रों। तो ये बात आपको समझ में आ गई सबको? यस सर। हाँ, तो ये जो है ग्रह प्रवेश मुहूर्त के लिए इन सब को हमें ध्यान में रखना है। बराबर है? जैसा मैंने आपको बार बार यही कहा है कि आपने वास्तु के अकॉर्डिंग आपने भवन बनाया, घर बनाया, मकान, फैक्ट्री बनाई, दुकान बनाई, जो भी आप बनाना चाहते हैं, मगर आपने यहाँ ग्रह प्रवेश में यदि आपने गलती कर दी है तो उसका कोई उपाय नहीं है, वो घर आपको छोड़ना ही है। यह बात हमेशा नोट करके रखिए, इसका कोई उपाय नहीं है। ग्रह प्रवेश में जो गलती हो गई है वो हमें भुगतनी ही होगी। मान लो आपने सब कुछ कर लिया, मास भी देख लिया, शुभ मास है, शुभ नक्षत्र देख लिया, शुभ तिथि देख ली, शुभ वार भी देख लिया, मगर उस समय मान लो कि आपने गृह प्रवेश करते समय जो कुंडली बनती है, सारे पॉजिटिव योग, शुभ योग भी है, मगर चंद्रमा अष्टमेश है, तो क्या होगा? तो या कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है अष्टम भाव में, चंद्रमा न होके मानो कोई पापी ग्रह भी बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो वहां घर मालिक की जगह घर स्वामी की मृत्यु 1 साल में होती है, ऐसा शास्त्र लिखा है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा है। तो वो जो आपने वास्तु के अनुरूप जो भी भवन बनाया है, सब कुछ देखा आपने, सब कुछ मेहनत की, तो उसका फल क्या मिलेगा आपको? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। उस समय की आपको कुंडली भी बनानी है, सूर्य को भी देखना है, लग्न को भी देखना है, इन सब बारीकियों को देख के फिर गृह प्रवेश करना है। न कि हमारे सुविधा अनुसार हमें गृह प्रवेश करना है, बल्कि ऊपर वाले की
जो दिशा है, जो उन्होंने जो स्थिति बनाई है, उसके हिसाब से हमें ग्रह प्रवेश करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। तो आशा करता हूं आपको ये जो टॉपिक जो है वो पसंद यानी समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और ये अष्टक वर्ग वास्तु कोर्स जो हमारा था उसका ये लास्ट टॉपिक था। ये टॉपिक हमारा यहीं यानी ये कोर्स यहाँ समाप्त होता है, यहाँ पूरा होता है। अब अगला सेशन जो हम परसों रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें आपके जो भी प्रश्न है वो आप लिख के रखिएगा, ठीक है। और अभी आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मुहूर्त के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं हमारे जो YouTube के व्यूवर्स जो भी थे, आशा करता हूँ उनको भी पसंद आया होगा, यानी समझ आया होगा। ना आए तो उसमें मेरा नंबर है, आप उसमें मुझे कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं। आपका जो भी प्रश्न है, आपका डाउट है, मेरे नंबर पे आप प्रश्न कर सकते हैं आप। तो किसी का प्रश्न है बताइए, अन्यथा फिर हम जैसे हमारे परंपरा है कि हम गुरुजनों का धन्यवाद देंगे जो हमारे साथ आए, हमारा मार्गदर्शन किया, हमने उनको बुलाया था। अब हम प्रार्थना करके उन्हें हम विदा करेंगे। और आप एक कोई प्रश्न है बताइए, नहीं तो फिर हम 2 मिनट प्रार्थना करके फिर विदा होते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? चलो फिर 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं। सभी गुरुजन, कुल देवी, कुल देवता, उनको हम धन्यवाद देते हैं मार्गदर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। अभी नेक्स्ट क्लास हमारा कल परसों होगा 6 बजे, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जो भी आपके प्रश्न हैं आप नोट करके रखिए और ग्रुप में डाल दिए, उसी प्रश्न को फिर लिया जाएगा। आप आपके प्रश्न ग्रुप में डाल दीजिए, लिखिए, ताकि उस प्रश्न को ही लिया जाएगा फिर। हाँ, तो वो हिसाब से फिर टाइम सेट होगा। और लास्ट में एक ऑफलाइन रेमेडी जो गुरुजनों का आशीर्वाद है हमारा, वो हम लेंगे। तब तक के लिए अलविदा। रामकृष्णा जी, नमस्ते सर। नमस्ते। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? यानी गृह प्रवेश मुहूर्त में जो मैंने देने की कोशिश की है मैक्सिमम, वो आप देखिए, उसको फॉलो कीजिए। उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। और ये टॉपिक, आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर ग्रुप में डालिएगा, और ताकि मुझे और कुछ नया करने का हौसला भी मिले और आपका प्यार भी यूं ही बना रहे। जी सर। ठीक है जी, मिलते हैं फिर। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। नमस्ते।